नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे एक बड़े खतरे की जो हमारे समाज पे बढ़ रहा है और जो हमारे बच्चों के ज़रिए हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में घुस रहा है और धीरे धीरे कोई भरोसा नहीं कि कहाँ तक ले जाकर हमारे समाज को वो नुकसान पहुँचाएगा। और ये खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़तरा है गेमिंग का। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये खतरा कितना बड़ा हो गया है, पहली चीज़ ये, और इसके किस तरह के दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं। इस खतरे को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर है, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। खबर यह है कि एक लड़की जयपुर में, एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, उनकी बेटी जो है वो ऑनलाइन गेम खेलती थी। 2 बेटियां थीं उनकी और दोनों ऑनलाइन गेम खेलती थीं। और एक दिन अचानक वो घर से भाग गई। उनको कई जगह सड़कों वड़कों पे देखा गया और किसी प्रकार उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चला कि दोनों बच्चियां गेम की दीवानगी में किसी लूडो पार्टनर से मिलने के लिए हैदराबाद चली गई थीं। छोटे बच्चे इस तरह से गेम के शिकार हो रहे हैं। ऐसी ही कई अनेक घटनाएं आपने सुन रखी होंगी। आपने बहुत सारे मामलों में समझा होगा कि किस तरह से गेमिंग के ज़रिए बच्चे घरों में चोरियां कर रहे हैं। जो बड़े बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो अपने यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं। आपके पास में जो कैरेक्टर है उसकी तलवार, उसका कुर्ता, उसके कपड़े, उसके गियर, ये सब बेचा जाता है। इसके अलावा एक लकी बॉक्स टाइप की चीज़ होती है, वो आपको वो बेच देते हैं। और वो लकी बॉक्स जो होता है उसमें यह है कि उसको खोलेंगे तो उसमें क्या निकलेगा आप जानते नहीं हैं। और अक्सर वो 1000 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये का वो जो लकी बॉक्स होता है बच्चे खरीद लेते हैं। जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से वही इंस्ट्रूमेंट निकलते हैं, खेल की वाली चीज़ें। इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी हम सब देख रहे हैं। अगर आप इस आंकड़े पे जाएं कि बच्चों के चोरी के आंकड़े पे, तो जो लूट बॉक्स मैंने बताया, लकी बॉक्स मैंने बताया, इस लूट बॉक्स की जो खरीद होती है वो करीब 225 करोड़ रुपए की लूट बॉक्स की खरीद 2018 के आंकड़े हैं। 2018 में 225 करोड़ रुपए की लूट बॉक्स की खरीद हो चुकी थी। 225 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि भारत का, हमारा जो पूरा स्वास्थ्य का बजट, शिक्षा का बजट सब डाल दो तब भी पैसे कम पड़ेंगे। इतनी खरीद। लूट बॉक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक डब्बा होता है, वो आप उसको पैसे दे के आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लूटने की, आप उसको लूटते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे गिफ्ट निकलते हैं। वो गिफ्ट क्या होते हैं? वो आपके गेम के ही गिफ्ट होते हैं और कुछ नहीं होता। और इस तरह से बड़ी संख्या में चोरियां लगातार होती रही हैं और बच्चे इस तरह के अपराध में लिप्त रहे हैं। हालत यह है कि अभी हाल में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में यह बताया गया था कि 20 साल से कम उम्र के 85% बच्चे, 85% बच्चे खाना और नींद गेम के लिए छोड़ने को तैयार है। हमने अपने घर में भी देखा होगा, जो बच्चे PUBG वगैरह खेलते हैं, दूसरे गेम खेलते हैं, वो रात को जागते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब सोना है। मेरे एक परिचित मित्र थे, उनके बच्चा जो है वो हर वक्त कमरे में ही रहता था और उसका एक हाथ बेकार हो गया गेम खेलते खेलते। फिर उसका गेम छुड़ाया गया और किसी तरह से उसका रिहेबिलिटेशन के बहुत सारे प्रोग्राम चले, तब जाके कोई वो उससे बाहर निकला। उसका हाथ ही बेकार हो गया। इस तरह के मामले लगातार गेमिंग को लेकर चले आ रहे हैं। भारत में जो एक अंदाज़ा है वो बताता है कि 2014 तक का जो गेमिंग का कारोबार था वो 400 करोड़ का बाजार था और 2020 आते आते ये 7500 करोड़ का कारोबार हो गया था। और माना जा रहा है कि जब ये साल खत्म होगा 2022, तो ये कारोबार 15,000 करोड़ रुपए का हो चुका होगा भारत में। और इसके बावजूद
सरकार ने किसी भी तरह से गेमिंग के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। खुला खेल है। आप कभी अपने बच्चों को खेल खेलते हुए देखिए या उनके गेम के ऊपर जो वीडियो हैं यूट्यूब पे, वो आप देखेंगे तो उन गेम्स में खून खराबा। एक बच्चा एक दिन गेम खेलता है तो 10-20 कत्ल करता है, तब जाके जीतता है। उसको वो लोग किल कहते हैं। माथे में गोली मारने को वो हेडशॉट कहते हैं। कितना हिंसक हम अपने बच्चों को बना रहे हैं। हम युद्ध की हिंसा से पीड़ित हैं और अपने बच्चों को आप युद्ध की ही हिंसा सिखा रहे हैं अनजाने में। और इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जो हिंदुस्तान की गेमिंग कंपनियां हैं, दुनिया की गेमिंग कंपनियां हैं, उनको अपना मोटा मोटा मुनाफा छांटना है। भारत में अब तक जो अनुमान है वो ये कहता है कि 51 करोड़ लोग गेमिंग की लत में फंस चुके हैं। आपको लगता होगा 51 करोड़? जी हाँ, भारत की करीब करीब आधी आबादी से थोड़ी कम है। और आपको बता दूं कि गांव में, शहर में, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, कोई भी ऐसा नहीं है जो गेमिंग से अछूता हो। सब लोग गेमिंग में लगे हुए हैं। कोई 2 घंटे खेलता है, कोई 4 घंटे खेलता है, कोई 6 घंटे खेलता है, और ये लगातार चल रहा है। साल भर बाद सोचिए जो 50 करोड़ ये आधी आबादी में बदल जाएगा 2023 आते आते। आधे लोग, हर दूसरा आदमी गेम खेल रहा होगा। बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी इसकी पकड़ में आ चुके हैं। अब तो बड़े लोग, लड़कियां, लड़के, सब जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, दफ्तर में भी लोग मौका देख के कोने में जाके गेम खेल रहे हैं। और ये जो स्थिति है ये बड़ी खतरनाक है। और इस देश में सरकार वैसे तो हम सबकी खाल खींचती रहती है, ये महंगा कर दिया, वो महंगा कर दिया, लेकिन गेमिंग को लेकर कोई तगड़ा टैक्स स्ट्रक्चर है नहीं। जो मोटा मोटा टैक्स है वो जीएसटी का है। और पैसे कैसे वसूलती गेमिंग कंपनियां, ये भी आप जान लीजिए। गेमिंग कंपनियां एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी लेती हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी, और कई कंपनियां लेती हैं, कई नहीं लेती हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर सरकार टैक्स ही नहीं लेती। और इस तरह से प्राइस पूलिंग, देखिए ये जुआ है सीधे सीधे। प्राइस पूलिंग करके गेम खेलते हैं। मैंने लगाया 50 रुपया, 50 तो कोई लगाता नहीं, लोग सैकड़ों में भी लगाते हैं। ऐसे करके 100 बच्चों ने, 200 लोगों ने 50-50 रुपया लगा दिया, और जो इकट्ठा पैसा हो गया उसको सब खेल रहे हैं। उसमें जो जीत जाएगा वो पैसा लेके चला जाएगा। यानी ये जुआ नहीं है तो क्या है? अब सरकार कहती है नहीं, जुआ तो नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है जो लक के आधार पर होता है, और दूसरा होता है जो होता है स्किल के आधार पर, यानी जिसमें आपका कौशल काम करता है। तो जो कौशल वाला है वो तो ई स्पोर्ट है, और जो लक के आधार पर है वो है आपका जुआ। अब इसमें लेकिन एक ग्रे एरिया है। अगर आप ताश खेलते हैं, या आप लूडो खेलते हैं, या आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, इसको आप लक मानेंगे या आप इसको कौशल मानेंगे? जब आप डाइस फेंकते हैं, जब आपके जो पत्ते आते हैं वो तो लक से आते हैं, लेकिन जो गेम जीतते हैं वो कौशल से जीतते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आपका लक खराब है, आपके खराब पत्ते आए, तो कैसे गेम जीत जाएंगे? लेकिन सरकार कहती है कि भाई जो लक वाला है ना, उसको तो 28% टैक्स देना पड़ेगा, और जो स्किल वाला है उसको 18 देना पड़ेगा। और कंपनियां कहती हैं सभी स्किल है जी, इसमें कोई लक है ही नहीं। चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। भारत में पबजी पर रोक लगाई थी, फिर चालू हो गया, और उसके अंदर तरह तरह की जो पबजी के अंदर के जो मर्चेंटाइज हैं वो इतने ज़्यादा बिक रहे हैं, तरह तरह के, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो अपने घर वालों पे अपने दबाव डाल सकते थे, उन्होंने 1000 रुपये के आसपास एक उसके अंदर कुछ एक पैकेज होता है वो ख़रीद लिया है, जिसमें वो अपने गेम के लिए यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह, जिन बच्चों के घर वाले पैसे नहीं देते हैं वो चुरा लेते हैं। वो बच्चे अपने पेरेंट्स के पेटीएम अकाउंट और दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीद रहे हैं गेम्स पे। इस लेवल का उसमें एडिक्शन है, और ये जो स्थिति है ये बड़ी भारी समस्या बन गई है। लोग चीन की सरकार को कहते हैं, चीन की कंपनी टेंसेंट पूरी दुनिया में गेम बेचती है, लेकिन चीन ने गेमिंग के मामले में अपने बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया।
आपको मैंने वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से चीन में गेम्स को लेकर सख्ती की गई है और वहाँ पर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन गेम खेल सकते हैं। गेम खेलने के लिए आपका बालिग होना ज़रूरी है, 18 साल से बड़ा होना ज़रूरी है और हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे आप गेम खेल सकते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि आप आधा घंटा खेलो तो भी 3 ही दिन खेल सकते हो, हफ्ते में आप 3 दिन खेल सकते हो। यानी आपके ऊपर लत जैसी चीज़ें नहीं पड़ेंगी, आपके बच्चे उस प्रभाव से मुक्त रहेंगे, दुष्प्रभाव से जो गेमिंग डालने वाली है। ये दूसरे देश कर रहे हैं, लेकिन गेमिंग की एक दूसरी और भी चीज़ है। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसके कारण गेम को मान्यता मिलती गई। अभी हाल में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें गेम ई स्पोर्ट भी एक खेल के तौर पे शामिल हो गया है। ई स्पोर्ट मतलब ऑनलाइन गेम। बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडिया टुडे ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टूर्नामेंट कराती है गेमिंग के और ई स्पोर्ट की कंपनी है। तो अगर आप इसको ई स्पोर्ट मानते हैं, स्किल बेस्ड मानते हैं, तो एक समस्या और खड़ी हो गई है और वो ये कि इसको अब आप प्रतिबंधित कैसे करेंगे। पता चलेगा 10 साल बाद आप कहेंगे कि साहब हमने तो रोक लगा दी थी, अब क्या बताएं, इसमें हमको मेडल नहीं मिल पा रहा है। कोई एक बॉडी आएगी, इन्फ्लुएंस करेगी और फिर आप लागू कर देंगे। ये सारी चीज़ें गेमिंग को लेकर लगातार चल रही हैं। भारत में गेमिंग की लत किस तरह है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि रोज़ भारत का जो इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 19 साल से कम उम्र के 41% टीनेजर्स यानी 13 से 19 साल के बीच के बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हैं। टीनेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी की गिनती में 13, 14, 15, 16, 17 में जहाँ जहाँ टीन लगता है वो टीनेजर है। 19 तक 20 वाला टीनेजर नहीं है। तो भारत में बच्चे डेली 4 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 41% टीनेजर्स ऑनलाइन गेम के आदी हैं। 8% लड़के और 3% लड़कियां गेमिंग डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में आते हैं। डिसऑर्डर मतलब बीमारी बन चुका है। डिसऑर्डर मतलब आपके स्वास्थ्य और जीवन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। बीमारी का दर्जा, बीमारी वो है जो आपके रोजाना के रूटीन और आपकी रोजी रोटी को प्रभावित करे, आपकी इच्छा के विपरीत। अब आप अंदाजा लगाइए, 8% लड़के और 3% लड़की यानी 11% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की डिसऑर्डर हो गया उनको गेमिंग का। एक सर्वे के अनुसार हर साल 2020 में 80 मिलियन लोग ऑनलाइन गेम खेलते थे और 2021 में 17% बढ़ गए हैं। 50% से अधिक बच्चे एक्शन और मारपीट वाले ऑनलाइन गेम खेलते हैं, 50.5%। और ये बच्चे मानते हैं कि भैया हम जब गेम खेलते हैं ना तो हम अपना काम धंधा पूरा भूल जाते हैं। और हिंसा वाले गेम मैंने बताया कि एक एक गेम में सिर में गोली मारना तो हेडशॉट है, और इसी तरह का बम फेंकना, एक दूसरे को गोली मारना, हम किस तरह का एक हिंसक वातावरण बना रहे हैं। पहले ये नहीं था। मुझे याद है हिंसक गेम आते थे तो उसमें विवाद होता था। अमेरिका में एक गेम था तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि अमेरिका की सोसाइटी कितनी हिंसक है, वहाँ गोलियों वाले गेम होते हैं। लेकिन अब सारे की सारी चीज़ें भारत में हो गई हैं। अब आप पूछेंगे कि ये डिसऑर्डर क्या होता है, समझना जरूरी है। अगर दैनिक कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे आपको बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन आप उसको अगर चाहें तो रोक सकें, तो ये हो गया एडिक्शन। यानी मुझे आदत है गेम की, लेकिन मैं अगर ज़रूरत पड़े तो गेम नहीं खेलूँगा, ये मेरे काबू में। लेकिन अगर डिसऑर्डर हो गया, WHO कहता है कि उसका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ 2, उसमें गेमिंग को डिसऑर्डर में शामिल किया गया है WHO के द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि जो आदमी इस तरह के डिसऑर्डर का शिकार होता है उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। मतलब वो गेम ना भी खेलना चाहे तब भी उसको खेलना पड़ेगा क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। और ये किसी ज़रूरत से पहले गेम को प्राथमिकता देना, मतलब खाना छोड़ के, पीना छोड़ के, जाना छोड़ के, आना छोड़ के गेम के लिए मरे रहना, ये कहलाता है डिसऑर्डर। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि बच्चों में एग्रेशन बढ़ जाता है, बात बात में गुस्सा आने लगता है उनको, और कई बार वो वायलेंट हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं क्योंकि वो वायलेंस को ही देख रहे हैं पूरे दिन। इसके अलावा कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं
कुछ बार गेम हारे तो उन पर बुरा असर पड़ गया। ये मैं बात हमारे अपने बच्चों की कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हम किस दौर में पहुँच गए हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू देखें तो 2019 में, वैसे मैं रेवेन्यू आपको बता चुका हूँ, फिर भी बताता रहा हूँ, ये रेड सीयर का एक सर्वे है जिसके कारण है। 19 में 6,000 करोड़ था, 20 में 13.58 हज़ार करोड़ था, 21 में 16.59 हज़ार करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 52.78 हज़ार करोड़ रुपए हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, चीन, सिर्फ चीन ने ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों ने गेमिंग पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। 15 देश ऐसे हैं जो गेमिंग पे रोक लगा चुके हैं, अपने बच्चों की परवाह करते हैं। 15 देश। वेनेजुएला में 2009 में ही रोक लग चुकी है। ब्राज़ील में जो वायलेंस वाले रोल हैं, जिसमें गोली, मारपीट, चाकू, छुरी, तलवार, उनको रोक लगा दी है। चीन, आपको बता ही दिया मैंने। ऑस्ट्रेलिया ने आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट वाले ऑनलाइन गेम को अनुमति नहीं दी है। जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और पाकिस्तान में भी गेम्स पर कई पाबंदियां हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पेरेंट्स के हाथ में। सरकार लगी है अपना 18-28% के चक्कर में, लगे रहने दो। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चों पर कैसे नज़र लगे। बच्चों का स्वभाव अगर बदल रहा है तो वो डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज़ दिमाग में रखिए, बच्चा मोबाइल में कौन सा गेम खेल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। पता चला ब्लू व्हेल खेल रहा है या कोई और खतरनाक गेम खेल रहा है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्या गेम खेल रहा है। फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े बच्चों में गेम को ज़्यादा इन्वॉल्व रखें। मतलब आप ये समझिए कि जैसे गेम में तो बच्चा खेल रहा है, बाहर खेलने जाना चाहिए। क्रिकेट खेले, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जिसमें शारीरिक इस्तेमाल हो, शरीर का इस्तेमाल हो, ऐसे गेम में लगाइए बच्चों को। आउटडोर गेम्स पर भी बच्चों को लगाना होगा, ये ज़रूरी है। चीन का मैंने बता दिया। अब आप कहेंगे कि साहब बच्चे सुनते ही नहीं हैं, क्या करें? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, अकेले में रहना, पढ़ाई और काम में परफॉर्मेंस कम होना, रूटीन के काम ना करना और काम में मन नहीं लगना, गेमिंग के सबसे बुरे असर हैं। ये गेमिंग की लत की पहचान है। अब चलते चलते इस सब को कैसे लागू कराना है। चीज़ों को कराने के दो तरीके होते हैं, एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट, एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। हमारा समाज जो है, हमने अपने बाप दादों के ज़माने से यही सीखा है कि जैसे लोग गधों को, कुत्तों को, जानवरों को पालते रहे हैं, भैंस को, गाय को पालते रहे हैं, न आपकी मर्जी के खिलाफ काम करे तो डंडा मारो, आपकी मर्जी के खिलाफ बोल रहा है, कर रहा है तो उसको चिल्ला दो, डांटो, पूरे दिन बातें सुनाओ, ताने मारो। ये तरीका हम लोग अपनाते रहे, ये कहलाता है नेगेटिव इन्फोर्समेंट। कुछ बच्चे तो आपके नेगेटिव इन्फोर्समेंट से ढीठ हो जाते हैं, बेशरम हो जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मार लो, पीट लो, कुछ कर लो। आपने सुना होगा, बहुत नालायक है सब। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आपके ताने, आपकी बातें, हो सकता है बच्चे को डिप्रेशन में भेज दें। आप कैसे, तो हमारा गेम खेलते ही अच्छा था भाई। तब आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। बच्चे आपके मर्जी के मुताबिक काम करें तो उन्हें रिवॉर्ड करिए। रिवॉर्ड कैसे करेंगे? बच्चे के ऊपर नज़र रखिए, सख्त नज़र, और जैसे ही बच्चा एक भी काम ऐसा करता है जैसा आप चाहते हैं कि वो करे, तुरंत नगद नगद में उसकी तारीफ करिए। और अगर बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छे काम कर ले, घुमाने ले जाइए। और घुमाने नहीं ले जा सकते हैं तो आप एक काम कर ही सकते हैं, फ़ोन पे रिश्तेदारों के सामने उनकी तारीफ़ कर दीजिए। बच्चों की निंदा कभी दूसरे व्यक्ति के सामने कभी मत करिए। ये बच्चों नहीं, बाकी लोगों के मामले में ही है, व्यक्तिगत जीवन में भी है कि किसी व्यक्ति से कोई शिकायत है तो उसे निजी तौर पे बताइए, और उसकी अच्छाई है तो उसका ऐलान करिए। धीरे धीरे शिकायतें खत्म हो जाएंगी। ये होता है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। अपने बच्चे को उसकी अच्छी बातों के लिए रिवार्ड करिए, बुरी बातों को इग्नोर करिए।
जब उसको लगेगा यार मैं गेम वेम खेलने से मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मम्मी खुश हो जाती है यार मैं अगर उसको जो है चाय बना के पिला देता हूँ या मैं पढ़ देता हूँ। आज मैं बैडमिंटन खेलने गया तो मम्मी ग्राउंड में आ गई, पापा ग्राउंड में आ गए और कहने लगे यार तू तो बहुत अच्छा खेलता है। जब इतना आप करेंगे ना, बच्चे अपने आप अच्छी जगहों पे चले जाएंगे और आपके बदलने की प्रक्रिया में उनके दिमाग पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। वरना ये तो रास्ता आपके पास है ही कि बच्चा नालायक है, सुनता नहीं है, बदतमीज़ है, ये पीट लो मार लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई साहब फ़र्क पड़ रहा है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है। आप बच्चे को अच्छा बनाने की जगह बुरा बना रहे हैं और भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिट पिट के ढीठ हो के अपराधी बन गए हैं, पूरा समाज उनको झेल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अपने बच्चों के मामले में उनकी ग्रूमिंग के बारे में, अपब्रिंगिंग के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।